वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं हम 14 और 15 जुलाई का करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में देखेंगे, फिर इसके बेस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल वास्तुस्थिति के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपके लिए ये न्यूज बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। क्या है? पीएम मोदी हाईलाइट्स बिम्स्टेक्स रोल एज एन इंजन फॉर इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ। यानी जब हम साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं तो ये जो कंट्रीज है उनका जो नेटवर्क बना हुआ है वो बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉडेड द रोल ऑफ द किसका है? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कई बार कई सारे एग्जाम्स में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत है। इन फर्दरिंग एंड डीपनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, यानी ये इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी और अभी जो इसका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग चल रहा है। बिम्स्टेक कहां से कनेक्टेड है देख लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम श्रीलंका को देखते हैं, फिर इंडिया आता है, नेपाल है, उसके बाद फिर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है। यानी आप इसको एक यू सेक्शन में, उल्टा यू सेक्शन आप समझ सकते हो जिस तरह से ये स्टार्ट होता है। मैप से आप समझ सकते हो जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। आप इसको एक अलग मैप से भी देख सकते हो। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। तो इस तरीके से जो बिम्स्टेक का देश है वो इस तरीके से आप मैप में उनको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सपोर्टेड थाईलैंड होस्टिंग ऑफ द 6th बिम्स्टेक समिट मीटिंग ऑन सितंबर 2024। अब अगली बार जो मीटिंग होगा बिम्स्टेक का वो थाईलैंड में होगा, जो कि सितंबर 2024 में होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पहले ही अप्रूवल दे दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ही सेड दिस आफ्टर मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ किसके, जो भी बिम्स्टेक के कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा था। किनके साथ उनकी मुलाकात हुई? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। 12 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ मिले और उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि अगला जो अधिवेशन होना है वो थाईलैंड में होना है। The foreign ministers were in India to attend second BIMSTEC foreign ministers retreat। यानी ये second foreign ministers retreat था, पहला हो चुका है, ये दूसरा foreign ministers retreat था जो कि न्यू दिल्ली में चला। The second BIMSTEC foreign ministers retreat meeting was held in New Delhi on 11 and 12 जुलाई। यानी जो foreign ministers का retreat था, जिसका अधिवेशन सम्मेलन हुआ था, वो 11 और 12 जुलाई को नई दिल्ली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। फुल फॉर्म क्या है, कहां पर हुआ था, किसके लिए हुआ था, अगला कहां पर होगा, ये जानकारी आपके पास अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बैंकॉक, थाईलैंड hosted the first BIMSTEC foreign ministers retreat in 2023। यानी जो पहला फॉरेन मिनिस्टर्स का रिट्रीट था वो 2023 में थाईलैंड ने लिया था। अधिवेशन भी अगला जो होना है वो थाईलैंड में ही होना है और ये सेकंड रिट्रीट था जो कि इंडिया में हुआ था। The foreign ministers retreat was organized by the Ministry of External Affairs and hosted by Minister for External Affairs Dr. S. Jaishankar। यानी डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको प्रिसाइड किया था। The retreat provided an opportunity for the foreign ministers of the member countries to discuss। क्या क्या इशू डिस्कस करना है उनको, ये लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इन एन इनफॉर्मल सेटिंग ऑफ द ब्रॉडन कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? इंक्लूडिंग फील्ड्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एक्सेट्रा इन बे ऑफ बंगाल रीजन। यानी बे ऑफ बंगाल रीजन में सिक्योरिटी हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड हो गया, इन मैटर के ऊपर एक लेंदी और हेल्दी डिस्कशन किया गया है जो पीपल रिट्रीट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स था। अब बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं कि बिम्स्टेक क्या है। द बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन 1997। यानी 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तब जो इसका नाम था वो था बेस्ट ईसी। यानी इसमें 6 कंट्रीज थे। ये नाम रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद विद ज्वाइनिंग ऑफ म्यांमार इन 1997 द ऑर्गेनाइजेशन नेम वाज चेंज्ड एज बिम्स्टेक। अभी इसके पास 7 देश इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक इंक्लूड्स द लिटरल, यानी जो समुद्र या नदी के किनारे वाले जो एरिया होते हैं उसको हम लिटरल बोलते हैं। तो बे ऑफ बंगाल रीजन से अटैच्ड जो भी एरिया हैं इनको बिम्स्टेक कहा जाता है। बिम्स्टेक इंक्लूड्स द लिटरल एंड एडजॉइनिंग कंट्रीज ऑफ द बे ऑफ
बंगाल एट प्रेजेंट इट हैज 7 मेंबर्स। अभी 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन है? सातों कंट्रीज के नाम भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैप मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये 7 इनके एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल और बिम्स्टेक फॉर्म करते हैं। मुझे बार बार मूव करना पड़ रहा है। द बिम्स्टेक फोकसेस ऑन क्या क्या टॉपिक के ऊपर ये काम करता है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज अमंग्स्ट द मेंबर कंट्रीज एंड प्रमोशन ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ मेन है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी यहाँ के वहाँ के लोगों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए बिम्स्टेक का स्थापना किया गया था। इसका जो सेक्रेटरीट है वो ढाका बांग्लादेश में है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है इंद्रमणि पांडे जो इंडियन सिटीजन हैं। तो सारी चीज़ें बिम्स्टेक के सम्मेलन से लेकर के बिम्स्टेक के बारे में सब कुछ डिटेल शेयर की जा चुकी हुई है और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हमारे आप करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं महज ₹1 में, तो लेकर के वहाँ तो बहुत डिटेल क्विज और क्वेश्चंस, डे, मंथ, वीक सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। चलिए स्ट्रेट अवे अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसको कह सकते हैं कि लोगों को संविधान के बारे में चिताने के लिए या क्या क्या परेशानियां उस वक्त लोगों को फेस करनी पड़ी थी, इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस प्लान किया हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ऑन 12 जुलाई 2024, यानी 12 जुलाई 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने 25 जून को एक बताया है कि संविधान हत्या दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के तौर पर मनाया जाएगा। यानी 25 जून 2000 जो भी 25 जून होगा किसी भी ईयर का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे या संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को द देन गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट, उस वक्त इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था? नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था देश में। किस आर्टिकल के थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के थ्रू लगाया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 इंपावर करता है इमरजेंसी के लिए, अभी भी है वो, बट उसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच लास्टेड 21 मंथ्स, यानी 21 महीनों तक देश में क्या लगा हुआ था? इमरजेंसी लगी हुई थी। उसके बाद जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कांग्रेस हार गई थी, जनता दल की सरकार बनी थी, एक अल्पमत की सरकार थी, तो गठजोड़ करके सरकार बनी थी। उसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी भारी मतों से फिर प्रधानमंत्री बन गई थी। आगे देखते हैं इसके काफी डिटेल में। दिस ईयर ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द 50th ईयर ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी ये भारतीय जो गवर्नमेंट थी, तत्कालीन भारतीय गवर्नमेंट थी, उसके इमरजेंसी लगाए हुए 50 साल पूरे हो जाएंगे। 1975 में लगा था और अब जब 2024 चल रहा है तो उसके 50 साल पूरे हो जाएंगे जब संविधान की हत्या हुई थी, ऐसा कहा जाता है, या जब इमरजेंसी लगा हुआ था। According to the government, the day is being observed to pay homage to the Constitution of India and people of India, यानी इस दिन हम भारत के लोगों के लिए और संविधान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। The day also pays tribute to the people of the country who opposed the imposition of emergency and the abuse of power with the Congress government and consequently suffer imprisonment and other atrocities। इसके अलावा उस वक्त जिन लोगों को परेशानियां फील हुई थी या तानाशाही जिन्होंने झेली थी, उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। Prime Minister Indira Gandhi, without consulting her Council of Ministers, advised the then President Fakhruddin Ali Ahmed to impose emergency, यानी उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट किए हुए जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, और इमरजेंसी लग भी गई थी, रातों रात लग गई थी। उस वक्त के विरोध में अखबार खाली न्यूज़ प्रिंट करते थे क्योंकि उनको न्यूज़ छापने की स्वतंत्रता नहीं थी, तो वो जो भी गवर्नमेंट थी वो बताती थी कि यही न्यूज़ छपेगा, तो उस हिसाब से न्यूज़ छपते थे, तो कई बार अखबार ब्लैंक छप करके आते थे। During the emergency, the Indira government suspended all the fundamental rights of the people, put opposition leaders in jails, and censorship was imposed on the press, यानी प्रेस में सेंसरशिप लग गया, जो राजनेता थे, विरोधी नेता थे, उनको जेल में डाल दिया गया, और फंडामेंटल राइट्स वो क्या कर दिए गए? सस्पेंड कर दिए गए थे ड्यूरिंग 21 महीने का जो ये इमरजेंसी था, इसमें जो फंडामेंटल राइट थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे। The genesis of the declaration of the emergency is traced to the judgment of the Allahabad High Court to 12 जून 1975, और इसका जो उद्भव है, जो आप समझ सकते हो कि कहाँ से आया, इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 25 जून को लगा था, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। 73-74 से ही गरीबी हटाओ देश बचाओ और जयप्रकाश जी के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो चुनाव था
रायबरेली से, जिससे जीत करके आई थी इंदिरा गांधी, उसको कैंसिल कर दिया था। उसमें धांधली का आरोप था और उनको ये भी लगाया था कि अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसके बाद काफ़ी ट्यूमल्टस हो गया सिचुएशन और पूरे देश में चाहे वो रेलवे हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो और बिहार खासकर केंद्र था, जयप्रकाश जी इसको लीड कर रहे थे और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी क्योंकि हर जगह काफ़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने फाइनली इमरजेंसी लगा दी थी। देखते हैं, द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन फ्रॉम द रायबरेली लोकसभा सीट नल एंड वॉइड एंड इंदिरा गांधी वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, यानी उन्हें गलत तरीके से धांधली का चुनाव का आरोप उनके ऊपर लगा था और चुनाव वो रद्द कर दिया गया था। She was also banned from contesting elections for the next 6 years. The opposition parties led by Jayaprakash Narayan launched a nationwide agitation against the Indira Gandhi government to force her to resign. यानी पूरे देश में जेपी आंदोलन, जिसके नाम से हम जानते हैं, जेपी आंदोलन फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने फोर्स किया इंदिरा गांधी को रिजाइन करने के लिए और पूरे देश के जो युवा थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा रेलवेज ने, पुलिस ने, बाकी सारे स्टूडेंट यूनियंस ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सब ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली गवर्नमेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। He यानी जयप्रकाश आंदोलन asked the police and military to defy the immoral orders of the government. This was cited, उन्होंने लोगों से भी कहा कि इसको कैंसिल किया जाए. This was cited by the government as the threat to the security of India due to internal disturbance and emergency was imposed on 25th June 1975. और गवर्नमेंट को ये लगा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, तो उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज एन इमरजेंसी इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 352. यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 352 के तहत इंडिया में इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं. आर्टिकल 356 ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, यानी किसी राज्य में या किसी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो इमरजेंसी लगती है. एंड आर्टिकल 360 अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो उस वक्त भी इमरजेंसी लग सकती है. अब क्या क्या है देख लेते हैं जो एक्ट्स हैं उसके लिए. अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन इम्पोज एन इमरजेंसी इन द होल और पार्ट ऑफ इंडिया इफ देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, अर्लियर इंटरनल डिस्टर्बेंस. यानी पहले ये इंटरनल रेबेलियंस था, बट आर्म्ड रेबेलियन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, वॉर हो गया, या देश के किसी हिस्से को या देश पर कोई खतरा हो तो राष्ट्रपति जो यूनियन कैबिनेट है उनके कंसल्टेशन के साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज लेटर सब्स्टिट्यूटेड बाय आर्म्ड रेबेलियन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1978. 1978 में जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ उसमें जो आर्म्ड रेबेलियन था, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस किया गया था. The emergency was declared by the Fakhruddin Ali Ahmad on 25th June 1975 and was revoked on 21st March 1977. यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी और ये हटाया गया था 21 मार्च 1977 को. The emergency was revoked in 1977 and elections were held in 1977. यानी 1977 में ही इमरजेंसी हटाई गई और उस वक्त इलेक्शन हुआ. इंदिरा गांधी उस चुनाव को हार गई और मोरारजी देसाई फिर जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार बनी. आगे देखते हैं. आफ्टर कमिंग टू पावर द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इनैक्टेड द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 44वां संविधान संशोधन एक्ट लेकर के आए 1971, विच मेड फॉलोइंग चेंजेस रिगार्डिंग आर्टिकल 352. यानी आर्टिकल 352 में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में क्या बनाया गया इसके बारे में देखते हैं. द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. आप देश में या कोई भी तत्कालीन सरकार देश में इमरजेंसी तभी लगा सकती है जब रिटन कंसेंट या रिटन लेटर भेजा जाए राष्ट्रपति के पास थ्रू यूनियन कैबिनेट. पहला रूल है. द वर्ड यूनियन कैबिनेट हैज बीन यूज्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 352. 352 आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है. द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय आर्म्ड रेबेलियन. बता दिया मैंने आपको कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया. The declaration of the emergency has to be approved by the parliament by a simple majority within 1 month of the declaration, otherwise the emergency will lapse. यानी अगर इमरजेंसी लगती है तो उसको 1 महीने के अंदर संविधान से 1/3 मेजोरिटी से अप्रूव करना होगा, नहीं तो वो इमरजेंसी लैप्स कर जाएगी अब ऑटोमेटिकली 1 महीने बाद. अर्लियर द इमरजेंसी वाज टू बी अप्रूव विद इन 2 months विद अ स्पेशल मेजोरिटी बाय द पार्लियामेंट. पहले ये 2 महीने हुआ करता था और पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद वो ऑटोमेटिकली इनैक्ट हो जाता था, या अगर पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हो पाता था तो ऑटोमेटिकली वो इमरजेंसी लैप्स मानी जाती थी.
तो आप देख सकते हैं आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन इन आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले नहीं था, बट बाद में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी लगने के बाद भी रहेंगे। आर्टिकल 20 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन विद द रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, यानी जो अपराध आप करते हो उसके लिए कन्विक्शन लगा रहेगा। आर्टिकल 21 गारंटीज दैट ऑन अ पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी ये गारंटी देता है आर्टिकल 21 कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी, यानी किसी भी इंसान के जिंदगी और उसके स्वतंत्रता पर कोई खतरा नहीं होगा अगर वो जो लॉ है, जो कानून को फॉलो कर रहा है। तो द ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी इज 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अनदर 6 months, यानी पहले 6 महीने के लिए रहेगा और पार्लियामेंट के थ्रू नेक्स्ट 6 महीने के लिए फिर आप इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड, और इस बारे में कोई रोक नहीं है कि कितनी बार हम इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में हमने जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद संविधान हत्या दिवस था, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बारे में अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो लगा था वो अच्छा था या बुरा था। चलिए थर्ड न्यूज़ देखते हैं। World Bank's second $1.5 billion लोन रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस इन इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज, यानी इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज के बारे में जो $1.5 बिलियन का लोन है वो, यानी जो हम आगे बढ़ रहे हैं 2070 तक, जो कार्बन इमिशन की हम बात कर रहे हैं कि कार्बन फ्री इमिशन हो जाएगा, उसके लिए एक वेलकमिंग स्टेप है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें, और जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम धीरे धीरे अपनी कम करते जाएं। द इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंटरवेंशंस टू फोस्टर अ डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड लो कार्बन एनर्जी हैव बीन कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, यानी काफ़ी अच्छा रहा है, इंस्पायरिंग रहा है बाकी देशों के लिए भी, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया हुआ है। द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन जून 2024 अप्रूव्ड और $1.5 बिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप द लो कार्बन एनर्जी सेक्टर इन द कंट्री, यानी उस सेक्टर को ग्रो करें जहां पर कार्बन की जो इमिशन है वो कम से कम होती चली जाए। आगे क्या कहता है, दिस इज द सेकंड सच लोन ग्रांटेड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर इन 2023 द वर्ल्ड बैंक सैंक्शनड $1.5 बिलियन टू इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लो कार्बन एनर्जी सेक्टर, यानी अगर हम पिछली बार की बात करें तो 2023 में फिर से वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया था, जिससे कि लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को हम ग्रो कर सकें। लो कार्बन एनर्जी सेक्टर refers to the energy source which when burned releases less carbon as compared to the burning of fossil fuels, यानी हम जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, तो वो ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, और उसी को कम या कंटेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को फिर से लोन दिया हुआ है $1.5 बिलियन का। 2023 में भी दिया था, 2024 में दिया, जिससे कि हम हाइड्रोजन रन फ्यूल या हाइड्रोजन रन व्हीकल तैयार कर सकें। Biofuels, hydrogen or ammonia are considered as zero carbon emission in fuels, and amongst the low carbon fuels comes biofuels, यानी ये जो आपका हाइड्रोजन और अमोनिया है वो जीरो कार्बन एमिशन में काउंट किया जाता है। बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम बायोमास लाइक प्लांट्स, वुड, स्ट्रॉज, मोलेसेस, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा एंड एल्गी से बनता है, जो हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं। तो बायोफ्यूल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन अमोनिया काफ़ी कम कार्बन रिलीज करता है। हम आगे की बात करते हैं इसमें। अब जो आगे देखते हैं क्या कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अ टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस बाय 2070, यानी 2070 तक का टारगेट ये है कि अगर कार्बन एमिशन है उसको जितने धीरे धीरे कम किया जाए, और कम करते करते 2070 तक नेट जीरो का टारगेट हम अचीव कर लें कि जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम हो जाए या जीरो पर आ जाए। ऐसे बहुत से अलग अलग देशों का भी ये टारगेट है। इसके बाद क्या कहता है, टू रियलाइज दिस गोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय ब्रेकिंग डाउन वाटर थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस को के थ्रू ब्रेक करने के प्रोसेस को ही प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। The electricity needed for electrolysis is produced by using renewable sources of energy like the sun, hydropower, wind, etc. यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो पावर चाहिए वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के थ्रू ही चुना जाएगा, जैसे सन, हाइड्रो पावर और विंड।
अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द लोन विल सपोर्ट इंडियाज गवर्नमेंट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इससे इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को काफी हेल्प मिलेगा। On 4 Jan 2023, the government of India launched National Green Hydrogen Mission. The total outlay on the mission is rupees 19,744 crores and the mission will continue till 2029-30। ये 2029-30 तक के मिशन चलेगा, जिसको हम कहते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इसमें जो हाइड्रोजन निकाला जाएगा वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जाएगा। आगे न्यूज देखते हैं। The mission aims to attract $100 billion investment in the sector till 2030। 2030 तक इस सेक्टर में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। The loan from the World Bank will supplement the government effort to achieve the target set under the National Hydrogen Mission, और इसके थ्रू ये सेट किया जाएगा। अब थोड़ा बहुत हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन 1944। 1944 में वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के तौर पर वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था अलॉन्ग विद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द IBRD लेटर बिकेम द वर्ल्ड बैंक। बाद में जो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उसको वर्ल्ड बैंक का दर्जा दे दिया गया, ये इसका सब्सिडियरी पार्ट बन गया। The World Bank Group is unique global partnership of 5 institutions working for sustainable solutions that reduce poverty and build shared prosperity in developing countries। Developing countries में sustainable growth की बात करते हैं ये। The World Bank is one of the United Nations specialized agency, और World Bank United Nations की एक specialized agency है। World Bank has 189 member countries. India is also member of the country। अभी वर्ल्ड बैंक में तत्कालीन 189 कंट्री हैं और इंडिया उनमें से एक है। अब रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक क्या है? जो रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक उनमें से एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि अब बंद हो चुका है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिलीज करता है रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप देख लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप कंप्राइजिंग 189 कंट्रीज एंड 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क्स टुवर्ड्स एरिडिकेटिंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग प्रॉस्पेरिटी। यानी इसके 189 देश हैं और 5 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट हैं जो कि पॉवर्टी खत्म करने के लिए काम करते हैं। The 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप आर, जो 5 इनके इंस्टीट्यूशंस हैं डेवलपमेंट, उसमें से पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। सेकंड जो है इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। थर्ड है इसका IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ है मल्टीलेटरल करेंसी एजेंसी MIGA, और फिफ्थ है इसका इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। ये इनके 5 सब्सिडरी एलिमेंट्स हैं। चलिए अगला न्यूज क्या देखते हैं। नीति आयोग रिलीजेस SDG इंडिया इंडेक्स 23-24। नीति आयोग ने 12 जुलाई 2024 को SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज किया। इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में ये एक रिपोर्ट रिलीज किया है। SDG India Index is the country's principal tool for measuring national and sustainable progress on sustainable development। यानी SDG ही जो इंडिया के सस्टेनेबल ग्रोथ है उसका एक मेजर टूल है। ये जो SDG है यानी जो इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी इन द प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम अमंग अदर्स। तो यहाँ पर ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो चेयरपर्सन है वो कौन है और जो नीति आयोग के CEO है ये कौन है, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। जो कंपोजिट स्कोर है वो 71 पहुंच गया है। इसका मतलब कि हमने पॉवर्टी रेडिकेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्लाइमेट एक्शन में और बायोडाइवर्सिटी में अच्छा काम किया हुआ है। इसके अलावा नीति आयोग रोल इन लोकलाइजिंग SDGs एंड फोस्टरिंग competitive federalism has been pivotal, promoting sustainable development as integral national and substantial policies। अब हम स्टेट वाइज प्रोग्रेस इन SDG इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। तो जो फ्रंट रनर स्टेट है इसमें 32 स्टेट्स एंड यूटीज अचीव्ड स्कोर्स बिटवीन 65 एंड 99। जो 32 स्टेट्स हैं और यूटी है उनका स्कोर 65 to 99 रहा है। नोटेबल इंप्रूवमेंट देखा गया है किसमें? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और वेस्ट बंगाल में। जो नए एंट्रेंट्स आए हैं SDG में उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और जो ज्वाइनिंग अदर्स जो हैं फ्रंट रनर कैटेगरी ड्यू टू सब्सटेंशियल स्कोर इंक्रीज, इनका स्कोर काफी अच्छा रहा है SDG के हिसाब से। चलिए अब टॉपिक्स ऑफ सेल्फ रिसर्च के लिए क्या है कि आपको बताइए कि फॉरेस्ट क्या है, डिफाइन करना है आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, व्हाई आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ज्वाइनिंग सर्विसेज सेक्टर, व्हाट इज द 1924 कावेरी एग्रीमेंट, what are the key facts related to Northern Ireland, what are the constitutional provisions related to the formation state in India।
ये आपके लिए सेल्फ रिसर्च है। क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। वेयर वाज द सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हेल्ड? कहां पर सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड किया गया था? ऑब्वियसली इसका आंसर है नई दिल्ली। इसके पहले ये फर्स्ट थाईलैंड में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। आगे देखते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक? हमें पता है 7, वो मैं आपके थ्रू हमने पहले ही देख लिया हो। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड? इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ये भी हमें पता है कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975? कई बार डिक्लेयर कर लिया हमने इसको, इंदिरा गांधी। The central government will annually observe 25 June as संविधान हत्या दिवस, Constitution Murder Day. Who was the president of India when national emergency was imposed 1975? Fakhruddin Ali Ahmad. Which article is responsible for national emergency? Obviously it's 352, Article 352. Which multilateral institution has approved $1.5 billion loans to India to develop the country's low carbon energy sector? Answer है World Bank. नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बोथ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक? इसमें जो क्वेश्चन है वो है 189। ये वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं वो IMF के मेंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग? वर्ल्ड बैंक जो कि अब बंद हो गया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट आता था, अब वर्ल्ड बैंक ने इसका पब्लिश करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट, हु पब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? इसका आंसर है नीति आयोग, हमने देख लिया। हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? मैंने कहा था इसको आपको अच्छे से याद करना है और इसका सही जवाब है BVR सुब्रमण्यम। इसके VC थे, चांसलर वाइस चेयरपर्सन जो थे वो सुमन बेरी हैं, और जो इसके CEO हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने किया हुआ है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।